अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम समीर हुसैन है और मैं ईआई कमोडिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये हमारे कोर्स की आज पहली क्लास है और इसमें हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे फाइनेंशियल मार्केट की। और इस क्लास में क्या-क्या आउटकम्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मार्केट है और इसमें आपके करियर पर्सपेक्टिव की बारे में भी हम बात करेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, प्राइस चार्ट्स और ऑर्डर टाइप्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फॉरेक्स क्या है। जिस तरीके से आप फॉरेक्स का नाम देख सकते हैं कि एफ ओ आर का मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म बना हुआ है फॉरेन की, और ई एक्स का मतलब है एक्सचेंज। तो इट्स मीन ये फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्ट फॉर्म है जिसे फॉरेक्स कहते हैं। अच्छा, फॉरेक्स की मार्केट क्या है? ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे दुनिया की तमाम करेंसी ट्रेड की जाती हैं। ये फॉरेक्स मार्केट जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी इस मार्केट के अंदर होती है और ये लार्जेस्ट मार्केट है दुनिया की लिक्विडिटी के हवाले से। 2013 के डाटा के हिसाब से ये 7.5 ट्रिलियन डॉलर की इसमें डेली ट्रेडिंग होती थी। तो ये बहुत बड़ा फिगर है और ये अभी लेटेस्ट डाटा है नहीं। हम 2025 में हैं इस वक्त। तो अभी एक अंदाजे के मुताबिक जो है ये जो है हमारा अंदाज़ा है कि ये तकरीबन 10 ट्रिलियन डॉलर पर डे ट्रेड होता होगा। और दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, पाकिस्तान स्टॉक हो गई, इंडियन स्टॉक हो गई, न्यूयॉर्क की स्टॉक हो गई, चाइना की स्टॉक हो गई, लंदन की स्टॉक हो गई, जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, अगर ये तमाम स्टॉक मार्केट्स कंबाइन भी कर ली जाएं तो इतना बड़ा फिगर 7.5 ट्रिलियन का, या अभी की बात की जाए तो 10 ट्रिलियन पर डे डॉलर जो ट्रेड होता है। तो इतना, ये सारी मार्केट्स कंबाइन कर ली जाएं तो भी इसके मुकाबले में नहीं आती फॉरेक्स के मार्केट में, इसलिए ये बहुत बड़ी मार्केट है। इंटरबैंक मार्केट क्या होती है? इंटरबैंक मार्केट ये होती है कि कोई भी कंट्री कभी किसी दूसरी कंट्री से कोई गुड्स परचेज करता है तो उसके अगेंस्ट उसको क्या करने पड़ते हैं? पेमेंट करनी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूके अगर कोई चीज़ खरीदना चाहता है यूएसए से, तो उसको क्या करनी होगी? पेमेंट करनी होगी यूएस डॉलर में। तो वो डॉलर में पेमेंट तो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो जीबीपी चलता है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जीबीपी शॉर्ट फॉर्म होता है। तो वो क्या करेगा कि जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसके अगेंस्ट अपने जीबीपी देगा और डॉलर्स उसके अगेंस्ट जो है पेमेंट वो करेगा। तो जो भी डॉलर्स में जो बनेगी उसकी पेमेंट उसको कन्वर्ट किया जाएगा जीबीपी अगेंस्ट यूएस डॉलर और फिर इसमें बैंक में होगी। इन 90s इट वाज डन अमंग बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये जो पेमेंट्स है, 90s में क्या होता था कि ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ जो करेंसी की ट्रेडिंग होती थी वो सिर्फ बैंक्स और इंस्टीट्यूशन में होती थी। इसमें कोई इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल वेल्थ की ज़रूरत होती थी। In this financial system is still a top level for foreign exchange market. ठीक है? The capital requirement to the trade in the interbank market was so higher in the amount that it wasn't possible for the retail investor or trader. यही मैंने उर्दू में आपको बताया, वही चीज़ इंग्लिश में लिखी हुई है। तो क्या है कि इसका कंक्लूजन अगर इस स्लाइड का करें तो ये है कि ये वाली जो ट्रेडिंग होती थी ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन, बैंक इंस्टीट्यूशंस और बड़ी बड़ी जो टॉप लेवल की चीज़ें होती थी वही कर सकते थे। कोई आम इंसान नहीं कर सकता था, इंडिविजुअल कोई नहीं कर सकता था। जिसके पास थोड़ी सी वेल्थ होती थी वो ये इंटर बैंक मार्केट में या फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकता था। ऑनलाइन रिटेल फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, फिर क्या हुआ कि आफ्टर कमोडिटी फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 15 दिसंबर 2000 बाय कांग्रेस इन यूएसए। अच्छा, ये जो चीज़ हुई है ना 15 दिसंबर 2000 को कांग्रेस यूएसए के अंदर, ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ हुई है जिसके बाद एक नए जो है क्या बोलेंगे, एक नए रिटेलर या नए एक ट्रेडर के लिए बड़ी आसानी हुई है। जो इंडिविजुअल बंदा था उसके लिए बड़ी आसानी हुई है कि इस बिल में जो है आपको जो है ब्रोकर्स के लिए जो है ना डोर्स ओपन कर दिए थे। ऑनलाइन फॉरेक्स की जो यहाँ से चीज़ आई थी, द डोर्स फॉर ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर्स वर ओपन। ऑनलाइन फॉरेक्स की जो है चीज़ें ओपन हुई थी इस 15 दिसंबर 2000 को। लो कॉस्ट कंप्यूटर सिस्टम, जो पहले प्रैक्टिकली चीज़ें होती थी, फिजिकली होती थी, फिर कंप्यूटर सिस्टम्स आ गए। इंटरनेट और ने जो है काफ़ी चीज़ें आसान की, सस्ती भी हुई बहुत सारी चीज़ें।
ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर गिवन बाय बर्थ टू रिटेल फॉरेक्स ट्रेडिंग वी हैव दीज डेज। ठीक है, ये उस ज़माने में जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग को जन्म दिया गया था, अगर आसान अल्फाजों में बात की जाए। व्हेन अ रिटेलर ट्रेडर हैविंग इन लिमिटेड कैपिटल ओपन एन अकाउंट। ठीक है, जबकि फिर क्या हुआ, फिर जो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो रिटेल ट्रेडर है जिसके पास छोटी सी अमाउंट थी, वो भी फॉरेक्स के अंदर इन ऑनलाइन ब्रोकर्स के पास जो है अपना अकाउंट खुलवा सकता था विद लिमिटेड कैपिटल, मतलब बहुत थोड़ी सी अमाउंट से भी वो अपना अकाउंट खुलवा सकता था और फॉरेक्स में ऑनलाइन ट्रेड कर सकता था। जो कि ब्रोकर्स क्या करते थे, वहाँ पे थर्ड पार्टी की तरह काम करते थे। ट्रेडर और इंटर बैंक के बीच में ब्रोकर आ गए थे। अब कोई एक नॉर्मल बंदा है, उसने ब्रोकर के पास अकाउंट खोला, और इंटर बैंक और उस इंडिविजुअल बंदे के बीच में ब्रोकरेज का काम ये फॉरेक्स ब्रोकर करते थे। द ब्रोकर प्रोवाइड्स द लेवरेज टू दैट रिटेलर ट्रेडर सो दैट ही एंड शी कैन ट्रेड इन द इंटर बैंक मार्केट विद द लिमिटेड कैपिटल। अच्छा, लेवरेज का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन प्रोविजन टू दिस फैसिलिटी फॉरेक्स ब्रोकर चार्जेस स्प्रेड। हाँ ठीक है, जो वो लेवरेज देते हैं, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, उसके अगेंस्ट स्प्रेड या कमीशन चार्ज करता था, अपने फीस चार्ज करता था जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। अच्छा, इट एक्ट एज अ सिमिलर वे एज द फिजिकल करेंसी एक्सचेंज विच वी यूज टू एक्सचेंज इन द करेंसी व्हेन यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड। हाँ, इसको इसको समझने के लिए ये है कि सेम चीज़, जब आप पाकिस्तान से अगर बाहर जाना चाहते हैं, दुबई जाना चाहते हैं, आप अमेरिका जाना चाहते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, डॉलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दुबई जाएंगे तो जो है रियाल की या धर्म की ज़रूरत पड़ेगी। सऊदीया जा रहे हैं ज़्यादातर, चलो सऊदीया की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग उम्रा हज उम्रा करने के लिए जाते हैं, तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ यहाँ से एक्सचेंज करते हैं रियाल पे, और फिर जाके वहाँ पे रियाल यूज़ करते हैं। तो जब एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे आपने देखा होगा जितने भी लोग मनी एक्सचेंज के पास गए हैं, तो वहाँ पर एक बाय का रेट चल रहा होता है और एक सेल का रेट चल रहा होता है, और इन दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर रियाल 70 रुपये का बाय चल रहा है, तो सेलिंग जो है वो 75 रुपये की चल रही होगी, और इन दोनों के बीच का जो 5 रुपये का डिफरेंस है, ये कमीशन होता है उस मनी एक्सचेंज वाले का, और इसी तरीके का कमीशन चार्ज करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन ब्रोकर्स, जिसे हम स्प्रेड या कमीशन कहते हैं। अच्छा, बात करते हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में अभी भी, मतलब वी आर इन 2025, और काफ़ी लोगों को नहीं पता कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है। फॉरेक्स एक्सचेंज का काफ़ी लोगों को आइडिया हो चुका है, क्रिप्टो करेंसी का आइडिया हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में अभी तक नहीं पता काफ़ी लोगों को। आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा और काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, मेजॉरिटी को नहीं पता होगा। तो अभी बताते हैं हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज क्या है। जिस तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, इसी तरीके से पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स में ट्रेडिंग होती है, और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में कमोडिटी में ट्रेड होती है, करेंसीज में ट्रेड होती है। ये फ्यूचर मार्केट है, और इसमें हम करेंसी और कमोडिटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। नैस्डैक, बहुत सारे इसके अंदर जो है चीज़ें मौजूद हैं, वो हम आगे पेयर्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। लेकिन ओवरऑल क्या है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एससीसीपी से रेगुलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, और इसमें हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटीज़ की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉटन, शुगर, और अदर एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। करेंसी फ्यूचर्स के, अच्छा ठीक है, जो फ्यूचर की करेंसी है, ये आपको यूएस डॉलर और पीकेआर के अंदर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर फैसिलिटी पहुंचाती है कि आप अपने डॉलर्स, पीकेआर जो आप डालते हैं वो डॉलर्स के अंदर ट्रेड करते हैं, फिर वापस से पीकेआर के अंदर आप उसको विड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा पीएमईएक्स में एक बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि फिर से अगेन मैं बोलूँगा कि लोगों को नहीं पता। जिनको पीएमईएक्स के बारे में पता है, उनको इस वाले पॉइंट के बारे में नहीं पता कि आप डिजिटल एसेट भी खरीद सकते हो। क्या है, आप गोल्ड को खरीद सकते हो, जैसे कि आपने फिजिकल गोल्ड जाके आप मार्केट में जाके बाय करते हो, इसी तरीके से आप सेम गोल्ड जो है डिजिटली आप खरीद सकते हो। और इसमें अच्छी बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं ना, हमें जो है डिजिटली नहीं समझ में आता, तो आप इसको फिजिकली में कन्वर्ट भी करवा सकते हो, फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए मिनिमम क्वांटिटी 10 तोला होनी चाहिए। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एसईसीपी, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है,
वहाँ से इसने लाइसेंस लिया है, वहाँ से जो है रेगुलेटेड हैं, तो इसके जितने ब्रोकर्स होते हैं वो भी वहाँ से रिलेटेड होते हैं। मतलब रेगुलेटेड होते हैं, वहाँ से पहले लाइसेंस लेना होता है, और फिर एसईसीपी ऐसा इदारा है जो तमाम बिजनेस को पहले लाइसेंस देता है और उसके बाद फिर वो अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो कल को कोई प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में किसी ट्रेडर को, तो वो एसईसीपी से इसकी शिकायत लगा सकता है। अगर कोई ब्रोकर कोई तंग करता है किसी क्लाइंट को, तो भी एसईसीपी उसमें वो जाके बंदा कंप्लेन कर सकता है, जबकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर आप बाइनेंस में काम कर रहे हैं या एक्सनेक्स में काम कर रहे हैं या एक्स वाई जी ऑक्टा एफएक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर किसी की भी इन ब्रोकर्स की कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपके फंड्स ब्लॉक कर देते हैं, आपके विड्रॉ ब्लॉक कर देते हैं, आपको आपका अकाउंट ही बंद कर देते हैं, आपसे पैसे ले लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं, तो आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में काम करने का फ़ायदा ये है कि आपके फंड सिक्योर हैं, क्योंकि एसईसीपी पीछे मौजूद है और एसईसीपी मॉनिटर भी कर रहा होता है। एसईसीपी के पास सारी इन्फॉर्मेशन भी जा रही होती है, ट्रेडिंग की, ब्रोकर्स की, हर चीज़ की। लोग इवन के कस्टमर कंप्लेंट्स की भी पूरी वो हर महीने इंक्वायरी और सारी चीज़ें सबमिट हो रही होती हैं। अच्छा, इसके अंदर तीसरी चीज़, अब जो लास्ट चीज़ आ गई है, चौथी चीज़, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वो ही यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर, जो कि इस वक्त इंटरनेशनली सबसे ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, नंबर वन पे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है, MT5। ठीक है, मेटा ट्रेडर 5 को, MT5 इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको मेटा ट्रेडर 5 एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कमोडिटी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब मेजर जो फॉरेक्स की हम बात कर रहे हैं, फॉरेक्स की फॉरेक्स एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर करेंसीज के अंदर चीज़ें जो है फॉरेक्स करेंसी ट्रेड हो रही होती है। उसमें क्या है, इंटरनेशनली उनके नाम हैं वो बता देते हैं। यूएस डॉलर को जो है बक कहते हैं। इसको जो इशू करता है वो एफईडी करता है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका जो है, ये इसने इसको इशू किया हुआ है। फिर जो है दूसरी करेंसी जो है यूरो है, इसको इसका शॉर्ट फॉर्म फाइबर है। इसको किसने इशू किया हुआ है? ईसीबी ने किया हुआ है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने किया हुआ है। फिर जीबीपी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इसका शॉर्ट फॉर्म स्टर्लिंग है, इसको केबल भी कहते हैं। तो इसका इशूअर बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंग्लैंड है। तो इसी तरीके से जेपीवाई शॉर्ट फॉर्म है जापानीज येन का, इसको येन ही कहते हैं। इसका इशूअर जो है बीओजे, बैंक ऑफ जापान है। फिर सीएचएफ स्विस, फ्रांस की जो करेंसी है उसको स्विस ही कहते हैं। इसका इशूअर जो है स्विस नेशनल बैंक है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को एयूडी कहा जाता है। अच्छा, ये जो ये करेंसी से शॉर्ट फॉर्म्स हैं, या ये यहाँ बताने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट फॉर्म में आगे प्लेटफॉर्म पे नज़र आ रही होंगी सारी। अच्छा, अब जो सिंबल्स पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में यूज़ हो रहे हैं और इंटरनेशनली यूज़ हो रहे हैं, वो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको इस तरीके के सिंबल्स वहाँ पर मिलेंगे, जिन जो कि रिप्रेजेंट उसी प्रोडक्ट को कर रहे होंगे। जैसे कि गोल्ड को वहाँ पर GO1OZ है, OZ का मतलब आउंस है। अच्छा, और जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में जो सिंबल्स होते हैं वो 3-3 महीने या 4-4 6-6 महीने के हिसाब से चल रहे होते हैं, तो ये अपडेट होते रहते हैं। तो अब ये गोल्ड 1 आउंस जो है ये अप्रैल 25 तक ये वाला सिंबल चलेगा। फिर अप्रैल के बाद जो है मई जब स्टार्ट होगा तो एक नया सिंबल आ जाएगा, जो कि फिर मई, जून, जुलाई या तीसरे क्वार्टर के लिए होगा, 3 महीने तक ये सिंबल चलेगा। तो सेम जो है ये इंटरनेशनल, इसमें गोल्ड अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करेंगे तो XAU USD कहा जाता है, और जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में इसको GO1OZ, इससे ये होता है, ये एक स्टैंडर्ड लॉट पे वो कर रहा होता है, ये स्मॉल है, इसमें $1 तक की आप ट्रेड हो रही होती है। इसी तरीके से 1 OZ के बाद 10 OZ भी है, 100 OZ भी है। तो जितना बड़ा सिंबल पे आप ट्रेड करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरीके से सिल्वर में अगर ट्रेड करेंगे तो उसका सिंबल SL10 है। प्लैटिनम में करेंगे तो प्लैटिनम है। अच्छा, और ये इनकी कैटेगरीज क्या हैं? ये मेटल्स कहलाते हैं। जब आप इसमें कमोडिटीज़ में ट्रेड करेंगे तो मेटल्स की कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आ रहे होंगे। फिर इसी तरीके से इंडाइसेस हैं, तो इंडाइसेस की जब उसमें जाएंगे तो नैस्डैक है, तो उसको नैस्डैक को पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में 2NSD, नैस्डैक इसका शॉर्ट फॉर्म है, Q100 के नाम से ये यहाँ पर मौजूद होगा। फिर डीजे को डीजे तो ये कहते हैं, नैस्डैक जो है फिर से यहाँ पर अवेलेबल है।
नैस्डैक 100 के नाम से, फिर SP 100 है, SP 500 है, फिर JPY इक्विटी, ये JPY इक्विटी की इंडाइसिस में है। ये सारे इंडाइसिस जो होते हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम इंडाइसिस में भी ट्रेड कर सकते हैं। फिर एग्री के अंदर कॉटन, सोयाबीन, वीट, कॉर्न, इन सब में आप कर सकते हैं। एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ब्रांड, इन सब में कर सकते हैं। करेंसी की पेयर्स में जो, जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड में बात की थी, यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो यूरो यूएसडी कहलाता है, लेकिन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में गोल्ड पहले लगा हुआ है और फिर यूरो यूएसडी लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है उस प्लेटफ़ॉर्म पे और इस प्लेटफ़ॉर्म पे। तो इसी तरीके से जितनी भी करेंसीज़ हैं उनके आगे गोल्ड लगा हुआ है। जब भी ट्रेडिंग होती है ना, वो हमेशा पेयर्स की सूरत में ही होती है। इसको समझाने के लिए हम बात करें तो पहले किसी ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर क्या होता था कि कोई बंदा एक चीज़ देता था, उसके बदले कोई दूसरी चीज़ ले लेता था, कि मतलब आटे के बदले चावल ले लेते थे, तो कोई चावल देता था उसके बदले गेहूँ ले लेता था। तो यूँ करके जो है पहले बार्टर सिस्टम में भी पेयर्स में ही चीज़ें चलती थी, और अभी भी चीज़ें जो हैं पेयर्स में ही सेल आउट होती हैं। कि अगर आप मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, तो आप क्या करते हो, वो चीज़ खरीदते हो और उसके बदले करेंसी दे देते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल कार आपने खरीद मोबाइल एग्जांपल खरीदा करें कि तो आपने कार आपने पीकेआर खरीदी है, दिए तो शॉपकीपर को और आपने जो उसने भी आपको कार मोबाइल की दे दिया। वैल्यू है आपने इसी का पीकेआर वाइस उसको वर्सा जब दिए आप और उसको उसके सेल आउट बदले करोगे कार ले ली। तो आप मोबाइल ठीक है? दोगे और वो तो आपको वाइस वर्सा पीकेआर यही वापस होगा कि कर जब देगा। आप उस जब आप आप कार सिस्टम पे दोगे और यूरो बाय पीकेआर करोगे वापस ले लोगे। इस सिनेरियो में क्या होता है, यूरो की वैल्यू बढ़ रही होती है और डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है, ये नीचे आ रही होती है। तो आपको क्या हो रहा होता है, फ़ायदा हो रहा होता है, आपके पीकेआर बढ़ रहे होंगे या डॉलर्स बढ़ रहे होंगे। ठीक है? अब इसी तरीके से जब ये इस सिनेरियो में क्या हुआ, आपने बाय किया और आपको प्रॉफिट हुआ, यूरो ऊपर जाता गया और आपके जो है वैल्यू, डॉलर की वैल्यू कम होती रही और आपको प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपने यूरो लिया हुआ था। रियल लाइफ में आपको चीज़ सेल करने के लिए ना, वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? आपके पास होनी चाहिए, मतलब फिजिकली पोजीशन आपके पास होनी चाहिए, आप उस चीज़ के ओनर होने चाहिए। लेकिन फॉरेक्स की जो दुनिया है, इसके अंदर आप चीज़ सेल भी कर सकते हो। आपके पास होनी नहीं चाहिए वो चीज़, लेकिन आप उसको सेल भी कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग में क्या होगा, इसी पेयर पे जब आप सेल का बटन दबाओगे तो इस सिनेरियो में आप डॉलर असल में खरीदोगे। इस वाली सिनेरियो में आपने यूरो खरीदे थे, यहाँ पे आपने डॉलर खरीदे। अब जब डॉलर की कीमत गिरेगी, यूरो बढ़ रही होगी कि कदर बढ़ रही होगी और डॉलर की कीमत गिर रही होगी, तो जितना गिरेगी डॉलर की कीमत, आपको उतना प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है? मतलब एक तरीके से जब आप डॉलर बाय कर रहे हो, यहाँ से डॉलर बाय करते हो और उसकी डॉलर की कीमत गिरती है, तो आपको फ़ायदा होता है। अगर डॉलर की कदर बढ़ जाएगी इस सिनेरियो में, तो आपको नुकसान हो रहा होगा। तो सिंपल सी बाय और सेलिंग की जो शॉर्ट सेलिंग है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है, सिर्फ वाइस वर्सा होती है। ये इधर से इधर की चीज़ उधर हो जाती है। इसमें बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। आसान कॉन्सेप्ट सिंपल सा यही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये मैं खरीदता हूँ तो ये हलाल है, ये करूँगा शॉर्ट सेलिंग करूँगा तो ये तो हराम है। नहीं भाई, जब आप इधर यूरो बाय करते हो, इधर डॉलर बाय कर रहे हो, तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। इधर भी बाइंग हो रही है और इधर भी बाइंग ही हो रही है। वो सिर्फ वर्ड चेंज हुए हैं कि यहाँ शॉर्ट सेलिंग कर दिया बाइनेंस पे, तो लॉन्ग और शॉर्ट कर दिया। तो वो सिर्फ बटन्स के नाम चेंज किए हैं। अब मैं इधर बटन चेंज कर दूँ, बाय यूरो कर दूँ और सेल के ऊपर लिख दूँ बाय यूएसडी कर दूँ, तो वो नाम की हेरा फेरी है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, पॉइंट्स इन परसेंटेज क्या होती है कि जो भी फोर्थ डेसिमल पॉइंट होता है, उसको पॉइंट्स इन परसेंटेज कहा जाता है। इन मोस्ट करेंसी पेयर्स द फोर्थ डेसिमल पॉइंट ऑफ एक्सचेंज रेट इज कॉल्ड पिप। ठीक है? इसको पिप कहा जाता है, पॉइंट इन परसेंटेज। अच्छा, MT5 में जितनी भी प्राइस मूवमेंट होती है ना, ये सारी पॉइंट्स इन परसेंटेज में ही हो रही होती है। जब आप कोई ट्रेड लगाते हो तो उसकी प्राइस जो मूव हो रही होती है, पॉइंट्स इन परसेंटेज में मूव हो रही होती है। तो और आगे ये पिप का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होगा कि कोई सिग्नल हम जनरेट करते हैं तो फिर कहते हैं कि यार 50 पिप्स है, तो 50 पिप्स का मतलब है कि $5। ठीक है? 100 पिप्स का मतलब है $10, आसान अल्फाज में। स्प्रेड। अच्छा, स्प्रेड क्या होता है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि जो भी डिफरेंस होती है, मनी एक्सचेंज के पास एक बाय आ रहा होता है और एक सेल का रेट आ रहा होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वही स्प्रेड कहलाता है। मतलब कि जैसे आपने डॉलर देखा तो इस वक्त डॉलर चल रहा होगा 280 का। ठीक है? और बाय आ रही है 280 की, तो सेल आ रही होगी
285 की। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है बाय और आस्क में, जो फ़र्क होता है बाय और आस्क की जो ऑफ़र चल रही होती है, इन दोनों के जो डिफरेंस होता है इसके बीच में, इसी को स्प्रेड कहा जाता है। और यही ब्रोकर का कमीशन या उसकी फ़ीस होती है कि वो एक तरीके से वहाँ से बाय करता है 280 में और आपको सेल कर रहा होता है 285 में। तो वही उसका कमीशन या उसकी फ़ीस होती है। लेवरेज। लेवरेज एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो ब्रोकर ट्रेडर्स को प्रोवाइड करता है ताकि वो उनकी बाइंग पावर इंक्रीज हो सके। मिसाल के तौर पे गोल्ड इस वक्त 3.5 लाख रुपए का तोला चल रहा है, लेकिन हर बंदा 3.5 लाख रुपए की बाइंग नहीं कर सकता। तो कोई बंदा, अब एक ट्रेडर है वो सिर्फ 10,000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है और लेवरेज को यूज़ करते हुए, अगर 1 into 100 की लेवरेज वो यूज़ करता है तो वो 10 लाख रुपए तक की बाइंग कर सकता है। तो अब जब वो 10,000 रुपये डालेगा और 10 लाख रुपए तक का उसके पास ब्रोकर की तरफ से उधार एक तरीके से मिला हुआ होगा उसको, तो वो 10 लाख रुपए की बाइंग करके ट्रेडिंग कर सकता है उस, और उसको प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी 10 लाख रुपए के हिसाब से ही होगा। तो लेवरेज को जो है ना बड़े ध्यान से यूज़ करना होता है। इसके इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि लेवरेज अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ये ना समझें कि ज़्यादा यूज़ करने पे फ़ायदा भी आप ज़्यादा करेंगे, तो नुकसान भी इसका उतना ही होगा जितना क्या फ़ायदा हो रहा होगा। मार्जिन्स। अच्छा, मार्जिन ये एक तरीके से सिक्योरिटी अमाउंट होती है जो कि आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जिसके अगेंस्ट आपको लेवरेज मिली हुई होती है। एक तरीके से समझें कि एक मिनिमम ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है कि यार इतने अमाउंट तो आपके अकाउंट में हो जिसके अगेंस्ट आप लेवरेज वो आपको प्रोवाइड करे, और जब लेवरेज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो तो मिनिमम पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। अच्छा, मार्जिन को आसान अल्फाज में समझने के लिए एक एग्जांपल है कि एक तरीके से एक रियल स्टेट एजेंट है जो कि 1 करोड़ का घर खरीदता है। तो अब उसके पास 1 करोड़ नहीं है किसी बंदे के पास, तो वो क्या करेगा, 5 लाख रुपए बयाना देके एक डील कर लेगा ओनर के साथ कि यार ये 5 लाख रुपए रखो और मैं 90 दिन के अंदर आपसे ये घर परचेज कर लूंगा। तो वो 90 दिन के लिए, 90 दिन तक का क्रेडिट पे वो फ्लैट या घर जो भी है वो खरीद लेता है। अब वो 90 डेज तक क्या करता है, मार्केटिंग करता है और अपनी इस जो जो घर खरीदा हुआ था उसको सेल करने की कोशिश करता है। अब इस मिसाल में ये है कि 60वें दिन जो है, 60 डे पे उसको कोई बायर मिल जाता है। तो वो 1 करोड़ की चीज़ उसने 1 करोड़ 20 लाख की लगाई हुई होगी या 1 करोड़ 25 लाख की लगाई हुई होती है। तो वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में चीज़ उसको सेल करेगा। नव जो 95 लाख है वो अपने जो ओनर था उसको दे, 5 लाख रुपए डाल के 15 लाख रुपए कमा लेगा। तो ये क्या हुआ, मार्जिन यूज़ करते हुए उसने ये चीज़ की। अच्छा, इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि उस बंदे को बायर नहीं मिला और 90 दिन का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और उसका मार जो बयाना था वो ज़ब्त कर लिया गया ओनर की तरफ से। ये मार्केट का असूल है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, ये सब, ये वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि पूरी मार्केट को चला रहे होते हैं। इनका पैसा मार्केट के अंदर लगा हुआ होता है, ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इन्हीं के पैसे के ऊपर जो है मेन ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं और लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं। दीज आर द लार्ज बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड सम ब्रोकर्स। ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर कौन होता है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, पीछे से ब्रोकर्स को लिक्विडिटी मिली हुई होती है। एक तो ये होता है कि ट्रेडर इन्वेस्ट करता है अपना पैसा, लेकिन ट्रेडर ने लेट सपोज 100 रुपए डाले और ट्रेड करके उसने 200 बना लिए, तो ब्रोकर को तो उस पर कमीशन बाइंग एंड सेलिंग पे मिल जाएगा, लेकिन जो जो 100 के 200 उसने बनाए हैं वो पीछे से कौन देगा, वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मार्केट का जो पैसा होता है वो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लार्ज कमर्शियल एंटरप्राइजेस भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो फंड्स चला रहे होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ये इन लोगों का बहुत पैसा लगा हुआ होता है। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, जो ब्रोकर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं वो भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं और रिटेल ट्रेडर्स होते हैं इसके अंदर। ये सारे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो इस मार्केट के अंदर काम कर रहे होते हैं। ये इन्हीं लोगों की पार्टिसिपेशन से ये सारा गेम चल रहा होता है। अच्छा, मेटा ट्रेडर 5 प्लेटफॉर्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड आ चुकी है कि इस पूरी जो ट्रेडिंग का जो ये फॉरेक्स की है, इतनी ये तो जो हमने अभी तक बातें की हैं ये तो सब नॉलेज बेस्ड थी, लेकिन प्रैक्टिकली समझने के लिए जो हमने काम करना है वो मेटा ट्रेडर 5 पे काम करना है। इसलिए इस मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म 5 को समझना और इन स्लाइड्स को में क्या फीचर्स और पेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो है ना आप चीज़ें स्किप ना कीजिएगा और यहाँ से ज़रूर इसको समझते हुए इस कोर्स को जो है आगे बढ़ाइएगा।
तो कैसे डाउनलोड करते हैं इसके तरीके को हम जाते हैं। सबसे पहले आपने वेबसाइट पे जाना है eicommodities.com की, इसमें अकाउंट ओपन करना है। मैं बल्कि इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाई देते हैं। वेबसाइट पे जाना है eicommodities.com, अपने गूगल पे लिखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर आप इसको मज़ीद भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखें ओपन एन अकाउंट लिखा हुआ है, इस ओपन एन अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। अब जब ओपन एन अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने आई डोंट हैव अकाउंट एंड रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना नाम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है। रेजिडेंट तो रेजिडेंट ही हैं आप, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर हैं तो रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे। अपना एनआईसी नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसकी इशू डेट डालेंगे। अच्छा, एनआईसी का फ्रंट और फ्रंट इसमें अटैच कर देंगे, एनआईसी की बैक यहाँ पर अटैच कर देंगे। अपना मोबाइल नंबर जो आपने डालना है ना, आपने वो डालना है जो आपके नाम पर हो। ठीक है, जो बंदा अकाउंट खुल रहा है उसके नाम पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसने वो ही डालना है। मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड अंडर क्या है, किसके नाम पर है, माई नेम है तो माई नेम डालें, अगर फादर के नेम पे तो फादर नेम डालेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने कंपनी का ये सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपने यहाँ पे डालना है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने क्या रखनी है कि अपना कोई चेक की कॉपी, प्रूफ ऑफ आईबीएन है, चेक की कॉपी लगा दें तो सबसे अच्छा है, वरना बैंक स्टेटमेंट भी लग सकती है। तो यहाँ पे अपना आईबीएन आपने पूरा डालना है। और फिर जब आप रेफरेंस में आपने कहाँ से सुना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी रीज़न हो। ह्यूमन है, यहाँ पे कैप्चा डाल के आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके पास आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम वापस से अपनी स्लाइड्स पर आ जाते हैं। तो बड़ा आसान है यहाँ से। और फिर दूसरा काम आपने ये करना है कि ये तो हो गया अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, ये अकाउंट ओपनिंग हो गई आपकी। और आपने वेबसाइट पे दूसरा इम्पॉर्टेंट काम ये करना है रजिस्ट्रेशन के बाद कि आपने थोड़ी सी स्लाइड इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आ जाएगा MT5 प्लेटफॉर्म। तो MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर आना है और इसको डाउनलोड करना है। यहाँ से आपने व्यू अवर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है तो आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे देखेंगे बटन्स हैं बहुत सारे। अब यहाँ से आपने, अगर आप वेब ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो वेब पे ही ट्रेडिंग हो जाएगी। लॉगिन जो आपको ईमेल पे आईडी पासवर्ड आया होगा आपने उसके थ्रू लॉगिन करना है। और बाकी जो है, अगर मैकबुक यूज़ कर रहे हैं तो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, अगर एम टी आईपैड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से इस वाले बटन से करें। नॉर्मल ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड के यूज़र्स होते हैं या विंडोज़ लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आपने एंड्रॉयड के लिए मोबाइल से डाउनलोड करना है। तो ये बटन हैं, इस पर क्लिक करेंगे लेट सपोज। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वापस से अपनी स्लाइड्स की तरफ आ जाते हैं। अब मेरी एक पर्सनल आपको सजेशन ये होगी कि पहले आप अपनी चीज़ें कंप्लीट रखिएगा अपने पास। स्कैन एनआईसी रख लीजिएगा, चेक की कॉपी रख लीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट की, और सैलरी स्लिप प्रूफ ऑफ इनकम भी आगे आपसे मांगा जाएगा तो सैलरी स्लिप प्रूफ ऑफ इनकम पे लगा दें। या किसी के पास काम करते हैं तो लेटर हेड के ऊपर अपना जो है जॉब लेटर वगैरह वो लेके भी आप अपनी कंपनी से लेके वो भी लगा सकते हैं ताकि आपकी प्रूफ ऑफ इनकम आ। अच्छा, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, इसके फीचर्स कैसे होते हैं। जब आप प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसी विंडो आपको नज़र आएगी। अच्छा, जब आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ऐसी स्क्रीन आ रही होगी। ये मार्केट वॉच है, यहाँ पे सारे हमारे सिम्बल्स आ रहे हैं। ये चार्ट विंडो हो गई, यहाँ पे चार्ट की बात हो गई। ये टर्मिनल है जहाँ पे हमारी ट्रेड की हिस्ट्री वगैरह आ रही होगी जो हमने ट्रेड्स की हैं। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे गोल्ड GO1OZ आपने यहाँ से पिक करना है इसको माउस के थ्रू क्लिक करके और यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। तो GO1 ऑन्स का जो है मैंने चार्ट यहाँ पे डाल दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट चार्ट्स हैं, आप मल्टीपल पेयर्स पे काम करना चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल पेयर्स आ रहे होंगे। अब ये यहाँ पर नहीं है तो यहाँ से हम कोई दूसरा उठा के ले आते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे उसकी चार्ट विंडो आ जाएगी। अच्छा, जब शुरू में आप करेंगे तो ऐसा ब्लैक होगा और ये बार चार्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे कि हम इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और इस पे हम यहाँ पे कलर्स पे आएंगे, ग्रीन एंड ब्लैक को कलर एंड वाइट कर देंगे। जहाँ वैसे जो हमने ब्लैक एंड वाइट पढ़ा
होता तो ये हम ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर चलता है, मुझे ग्रीन एंड कलर ऑन वाइट ज़्यादा पसंद है, इसमें ग्रीन और रेड कैंडल्स बन जाती हैं। तो यहाँ से ओके करेंगे तो हमारा चार्ट ऐसे आ गया। अब ये चार्ट बार पर आ रहा है और हमें कैंडल स्टिक लेना है, तो ये कैंडल स्टिक यहाँ से ले लिया। अगर हमें लाइन चार्ट चाहिए तो हमने यहाँ से लाइन का बटन दबा देंगे तो ये लाइन में आ गया। ठीक है, तो जो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे वो आपको समझ आ रहे होंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ कि अब ये देखें, यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स के ऊपर विग्स बनी हुई नज़र आ रही हैं। अब ये देखें, इसके ऊपर यहाँ पे विग बनी हुई नज़र आ रही है आपको। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ विग बनी हुई है, कितनी प्राइस नीचे गई थी। अब जब मैं इसको लाइन चार्ट लूँगा, लाइन चार्ट लेते हैं तो देखें यहाँ से विग्स हट गई। अब यहाँ नहीं पता कि यहाँ पे देखें कितनी बड़ी विग थी नीचे, इंडिकेट कर रही थी कि प्राइस कितनी नीचे आके फिर ऊपर आई है और फिर ये हुआ, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो हम इसीलिए मैं कैंडल स्टिक चार्ट को प्रेफर करता हूँ। तो हमने कैंडल स्टिक चार्ट लिया, कलर एंड वाइट लिया। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ जो है इस वक्त आस्क प्राइस आ रही है, बाय प्राइस आ रही है, अगर हम चाहते हैं कि सेल प्राइस भी हमें नज़र आए, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, शो पे आएंगे और यहाँ से आस्क प्राइस पे के उस पर क्लिक करेंगे तो हमें बाय और सेल देखें दोनों प्राइस नज़र आना शुरू हो गई। और इसको M1 पे करेंगे तो थोड़ा वाज़े हमें नज़र आएगा। M1, अच्छा M1 की भी बात कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे टाइम फ्रेम्स। M1 का मतलब 1 मिनट का चार्ट, M5 का मतलब 5 मिनट्स का चार्ट, M15 का मतलब 15 मिनट्स का चार्ट। अब ये देखें M1 का चार्ट कैसा दिख रहा है, M5 का। अब ये 5 कैंडल्स मिल के एक चार्ट बना रही। ठीक है, यहाँ से जो है ये आप लोग इसको स्क्रॉल चार्ट जो है इसको फ्रीज कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पुरानी और चार्ट देखना चाहेंगे तो ये यहाँ से हिलेगा नहीं। ठीक है, आगे करने नहीं देगा। तो यहाँ से अनफ्रीज पहले इसको करेंगे, अनफ्रीज करेंगे तो फिर आगे तक जाके चार्ट्स देख सकते हैं। नॉर्मली हम इसको लास्ट पे रखा हुआ होता है तो यहाँ पे हम फ्रीज कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि यही वाली विंडोज़ नज़र आती रहे। अच्छा, फिर M15 का चार्ट, H1 का चार्ट देख रहे हैं, एक ही प्राइस है लेकिन कितने देखने के नज़रिए बदलते जा रहे हैं यहाँ पे। कि M1 के चार्ट में देखूँ तो मुझे लग रहा है कि यार प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग वो बन रहा है पैटर्न। M5 में देखता हूँ तो भी सेलिंग का पैटर्न इस वक्त बन रहा है। M15 पे देखें तो थोड़ा सा अभी भी सेलिंग का बन रहा है। M30 पे देखें तो यहाँ पे बाय की तरफ जाना शुरू हो रही है प्राइस। ठीक है, M1 में और M30 पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब मैं H1 का देखूँ तो मुझे यहाँ से प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। देख रहे हैं, अब H1 पे देख रहा हूँ तो मुझे प्राइस ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं M1 और M5 देख रहा था तो मुझे प्राइस ड्रॉप होती हुई नज़र आ रही थी। तो ये डिफरेंस होता है चार्ट को देखने का। अब H4 में देखता हूँ तो देखें बिल्कुल प्राइस मुझे ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंस जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चार्ट्स के ऊपर काम करना और चार्ट को देखते हुए ट्रेड करना। अब हम बात करते हैं M1 पे क्या हो रहा है। M1 पे प्राइस ड्रॉप हो रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हम भी सेल कर देते हैं। ठीक है, सेल कर देंगे। ये यहाँ से ऑर्डर 1 रखना है, 2 रखना है स्टैंडर्ड, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ से ऑर्डर लेने का मतलब है जो भी मार्केट में प्राइस चल रही होगी आपको उसके ऊपर प्राइस मिल जाएगा, ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही मैंने बटन दबाया 3131.10, 3131.10 का ऑर्डर मेरे पास यहाँ पे प्लेस हो गया। अच्छा, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये नेगेटिव से क्यों शुरू हुआ। तो नेगेटिव से इसलिए शुरू हुआ कि इधर 313110 और 3150 इन दोनों के बीच में जो 40 का डिफरेंस था, उसी से ये मेरा नेगेटिव यहाँ से शुरू हुआ है। अब जब ये डिफरेंस स्प्रेड का डिफरेंस है तो यहाँ पे ये स्प्रेड के डिफरेंस से ही ट्रेड स्टार्ट होगी नेगेटिव पे। अब जब मेरी ट्रेड और मजीद पॉजिटिव पे जाएगी तो यहाँ पे देखें अभी स्प्रेड ख़त्म हो गया और अब मैं प्रॉफिट में आना शुरू हो गया। अभी ज़ीरो हो गई है, थोड़ी सी प्राइस अगर और डाउन जाती है तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। ये देखें मैं प्रॉफिट में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे लगता है कि हाँ यार, ये यहाँ पे मैं ट्रेड बंद करना चाहूँ तो मैं यहाँ से बंद कर दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें टेक प्रॉफिट लगा दूँ। तो मुझे लगता है प्राइस यहाँ कहीं नीचे तक, यहाँ तक तो आ ही जाएगी। तो ये 3125 देखें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं 3125 का इस ऑर्डर पर जब मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको अमेंड कर सकेंगे हम। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें टेक प्रॉफिट लगा दूँगा 3125 का। ठीक है, 3125 को लगा के, अच्छा इसको हमने मॉडिफाई करना है ऑर्डर को, तो हमने मॉडिफाई पोजीशन भी करनी है। तो मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट रख दूँगा 3125 का। ठीक है,
कि अगर नीचे आती है तो मेरी प्राइस यहाँ पे ट्रेड मेरी क्लोज कर दे, टेक प्रॉफिट लगा दे। लेकिन दूसरी चीज़ है कि मेरा स्टॉप लॉस, ये क्रॉस हेयर कहलाता है जो मैं ये ले रहा हूँ, ये क्रॉस हेयर लेके मैं चेक कर रहा हूँ कि प्राइस क्या है। तो दूसरा क्या है, स्टॉप लॉस हमेशा रेजिस्टेंस के ऊपर लगाते हैं, तो ये होगी प्राइस रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर अगर ये ब्रेक करती है यहाँ से 3138 की प्राइस, तो इसके बाद फिर प्राइस ने ऊपर ही जाना है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसके रेजिस्टेंस के ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस लगता है। तो मेरे हिसाब से 3138, हाँ 3140 सही रहेगा। तो 3140 पे मैं लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, 3140। ठीक है, अब क्या होगा इससे कि प्राइस अगर इससे ऊपर जाती है तो मेरा बस यहीं तक लॉस होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। यहाँ पे मेरी प्राइस ट्रेड खुद ही बंद हो जाएगी, जो भी थोड़ा बहुत लॉस लेना होगा वो लेके बंद हो जाएगी। और जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो खुद ही मेरी ट्रेड, अभी हम देखते हैं यहाँ पे जब प्राइस टच होगी तो मेरी ट्रेड खुद ही प्रॉफिट में बंद हो जाएगी। थोड़ी देर वेट करते हैं, शायद हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाए, तब तक हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। इसके अलावा क्या है कि यहाँ पे अब मेरी जो है एक्सपोजर कितना है, मैंने वन स्टैंडर्ड खोला हुआ है तो यहाँ पे देखें -1 लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं 2 खोलूँगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अगर अभी मैंने सेल में ट्रेड ली है तो इसलिए नीचे आ रही है, अगर मैं बाय की ट्रेड करता तो ऊपर जा रही होती। हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में देखें, ये मेरी ट्रेड की हिस्ट्री, जो अभी मैंने एक ट्रेड बंद कर दी है, ये प्रॉफिट में बंद हुई है, हमारी काफ़ी अरसे से चल रही थी। अच्छा, और अभी जो हमने एक ट्रेड ली थी उसकी हिस्ट्री आ रही है, यहाँ पे लॉस हुआ हुआ है उसमें हमें। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो। इसी तरीके से जो है जनरल के अंदर इस सॉफ्टवेयर में क्या कुछ हो रहा होता है, सब कुछ यहाँ पर आ रहा होता है। कैलेंडर है, मेल्स हैं यहाँ पे इनकमिंग, इसमें मेल्स में जो भी आपको न्यूज़ होती है वो यहाँ पर आ रही होती है। आपका न्यू अकाउंट हो है तो यहाँ पर आ गई, देखें ट्रेडिंग की ऐप्स हो गई, तो जो भी मेल्स हैं आपको यहाँ पे ब्रोकर की तरफ से यहाँ पे ईमेल आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा आपको कोई सिंबल फाइंड करना है तो यहाँ से ये सारे सिंबल हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शो ऑल करेंगे सारे सिंबल हो जाएंगे, हाइड करेंगे तो सब हाइड हो जाएंगे। ठीक है, जो जिस पे ट्रेड लगी हुई होगी सिर्फ वो खुले हुए होंगे, बाकी सब हाइड हो जाएंगे। अच्छा, और बाकी अगर मुझे कोई सिंबल यहाँ पे चाहिए तो मैं सर्च भी कर सकता हूँ, यहाँ पे नाम डाल के GO डाला तो ये आ गया। अगर मैं सिल्वर पे करना चाहता हूँ तो मैंने S लिखा तो S के नाम से SL से देखें सिल्वर के खुल गए। तो अगर मुझे सिंबल याद है तो मैं यहाँ से इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये सिंबल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप ये कर सकते हैं। इसका एक और तरीका ये भी है, राइट क्लिक किया, सिंबल्स के अंदर चले गए और यहाँ से भी आप PMX के अंदर जाके भी सिंबल फाइंड कर सकते हैं। देखें, फ्यूचर के अंदर गए, मेटल्स के अंदर गए, गोल्ड के अंदर गए और GO1Z ये मैंने करके ओके करूँगा तो यहाँ पर आ गया मेरा GO1Z ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये तरीका भी एक है। ठीक है, अब हमारी जो है, अच्छा हमें लगता है कि ट्रेड मुझे बंद कर देनी चाहिए तो मैंने यहाँ से बटन बंद का डायरेक्ट क्लोज कर दूँगा। ठीक है, तो ये ट्रेड बंद हो जाएगी। अच्छा, एक तो हमने अभी प्रैक्टिस की ये कि मार्केट में कैसे ऑर्डर लगते हैं। अब मैंने सेल किया था तो सेल लग गया, बाय यहाँ से कर दूंगा तो बाय का ऑर्डर लग जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि प्राइस नीचे आए तो मेरा ऑर्डर लगे, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे सिनेरियो में पेंडिंग ऑर्डर करूँगा और यहाँ पे मैं बाय लिमिट लगाऊंगा कि प्राइस नीचे आए तो फिर मेरा ऑर्डर उठाए। तो नीचे कितना आया, 21, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 2125 पे जब प्राइस आए तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं लगा दूंगा वही 2120 पे लगा देता हूँ, जिससे नीचे मुझे वो ना हो 21, अच्छा सॉरी 2121 कह रहा हूँ, 3130 पे जब जाए तो मेरा टेक प्रॉफिट ले लें। तो प्राइस 3, अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है कि यहाँ से प्राइस उठ रही है, $5 का प्रॉफिट होगा या $5 का लॉस हो जाएगा। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको 35 भी कर सकते हैं अपने टेक प्रॉफिट को। अब क्या है, या तो $10 का प्रॉफिट होगा इस ट्रेड में या $5 का लॉस हो जाएगा। तो ये हमने प्लेस कर दी। तो ये देखें, अब प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ से पिक करेगी और फिर ऊपर लेके जाएगी तो यहाँ पे बंद कर देगी। और इस ऐसी ट्रेड लगाने में फिर मैं सिक्योर हो जाऊंगा। अब मुझे पूरा दिन बैठ के इसको स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो पे काम करेगा। जब मैंने पेंडिंग ऑर्डर छोड़ दिया तो ये ऑटो पे काम करेगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि यार ये तो बाय लिमिट हो गई, अब मार्केट में आपको लगता है कि यार ऊपर जाएगी तो नीचे ड्रॉप हो जाएगा, तो आपने न्यू ऑर्डर किया, पेंडिंग ऑर्डर पे छोड़ दिया, पेंडिंग ऑर्डर पे लेकर गए, सेल लिमिट लगा दी,
सेल लिमिट में क्या होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ड्रॉप होगी, तो तब आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हमने प्राइस देखी कि 3140 पे आए तो मेरा ऑर्डर उठाए, स्टॉप लॉस लगा दिया 3145 पे जाए तो स्टॉप लॉस लगा दे, और टेक प्रॉफिट लगा दिया 3130 पे, मुझे टेक प्रॉफिट कर ले। अच्छा देखें, यूं किया तो हमारा ये पेंडिंग ऑर्डर आ गया। अब ऊपर जाएगी तो बाय का ऑर्डर लग जाएगा, नीचे आएगी तो सेल का ऑर्डर लग जाएगा, और इसमें अब सिनेरियो में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ये एक ट्रेडर के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से चार्ट के ऊपर चीज़ें देख रहे हो। M1 सबसे छोटा चार्ट होता है, M5 सबसे बड़ा होता है। फिर इसी तरीके से M1 का मतलब है 1 मिनट का चार्ट, 1 मिनट के अंदर प्राइस क्या मूव ले रही होती है, उसको M1 कहते हैं। फिर ये एक M1 का मतलब है 60 सेकंड्स में प्राइस ने क्या मूवमेंट किया, तो उसकी एक कैंडल बन जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे कैंडल्स बन रही होंगी 60 सेकंड्स के हिसाब से। फिर इसी तरीके से जब यही 5 कैंडल्स मिलेंगी तो 5 मिनट का चार्ट बना देंगी, तो यहाँ पर जो एक कैंडल नज़र आ रही होगी वो 5 मिनट की एक कैंडल होगी। इसी तरीके से M15 का मतलब है 15 मिनट की कैंडल होगी। M30 का मतलब है 30 मिनट्स की कैंडल होगी। H1 का मतलब है 1 घंटे की कैंडल होगी। H4 का मतलब है कि 4 घंटे की एक कैंडल बनी हुई होगी। फिर डेली का मतलब है डेली में पूरे दिन में जो बाय और सेल हुई होगी उसकी एक कैंडल बन रही होगी। वीकली का मतलब है 7 दिन की एक कैंडल बनी हुई होगी, और मंथली का मतलब है पूरे मंथ की एक कैंडल बनी होगी। तो टाइम फ्रेम्स में चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक पर्सनल सजेशन ये होगी कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप देखेंगे उसके हिसाब से जो है आपकी ट्रेड ज़्यादा बेहतर होंगी। जितना छोटा चार्ट होता है वो उतना ज़्यादा ट्रेडर को कंफ्यूज करता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर लोग H1 H4 या M5 इनके ऊपर जो है, अगर जो डे टू डे ट्रेडर्स हैं, वो स्कैल्पर्स हैं, वो M5 या M1 के चार्ट को देख के काम कर रहे होते हैं। जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो लॉन्गर ट्रेड्स चलाते हैं, वो H1 H4 डेली के इसके हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो चार्ट को अपनी ट्रेड जो आपने करनी है उसके हिसाब से टाइम फ्रेम्स के ऊपर रख के काम करना है। अच्छा, चार्ट टाइप्स, लॉट साइज एंड ऑर्डर टाइप्स। अच्छा, चार्ट कैसे होते हैं? चार्ट की कितने टाइप्स होती हैं? एक होता है बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट में क्या होता है कि जो कैंडल बनती है ना वो ऐसी नज़र आ रही होती है, इसको बार चार्ट कहलाता है। इसमें क्या होगा कि ये जो प्राइस ऊपर गई, ये जो नीचे का मतलब है कि लो प्राइस कितनी है इस कैंडल में, कि सबसे लोएस्ट प्राइस क्या थी, और ये ऊपर वाली इसका मतलब है कि सबसे हाई प्राइस क्या आ गई थी। और जो ये है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, कि ओपन यहाँ पर हुई, ओपन प्राइस में अगर यहाँ से ओपन हुई थी और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, इसका मतलब है ये यहाँ से बाय में कैंडल गई थी, ये बाय की कैंडल है। तो इसमें लेफ्ट साइड से ओपन हुई है और राइट साइड पे क्लोज हुई है, ये इसकी निशानी है। इसी तरीके से जो अ, अगर सेल की बनेगी तो उसमें क्या होगा कि वो ये हाई और लो तो सेम ही है। ओपन ओपन प्राइस इसकी यहाँ पर हुई, ये इतनी ऊपर गई और फिर ड्रॉप होके इतनी नीचे गई और यहाँ पे क्लोज हो गई। तो अगर सेल की कैंडल बनी है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस राइट पर होगी, और अगर बाय की कैंडल बनी है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस इस तरफ होगी। ठीक है, तो क्लोजिंग प्राइस राइट में होती है और ओपन प्राइस लेफ्ट में होती है इस कैंडल में। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग काम कर रहे होते हैं या कॉमन है, वो है जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट। सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा होता है, सबसे पॉपुलर यही है, और इसमें चीज़ें बड़ी आसान होती हैं। अब जैसे ये प्राइस इसकी जो है, इसने सबसे लो लगाई है, ओपन प्राइस इसकी ये थी। अब ये कलर इसका ये है, वाइट कैंडल है और ये ब्लैक कैंडल है। ज़्यादातर ग्रीन और रेड कैंडल भी चल रही होती है। तो ग्रीन का मतलब होता है कि अप गई है, रेड का मतलब होता है नीचे आई है, डाउन आई है। तो इसमें क्या होगा, कैंडल स्टिक के अंदर के ये स्टिक्स जो बनती हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि प्राइस कितनी नीचे गई थी। ये विग भी कहलाती है, विग भी कहते हैं इस पॉइंट को, इसको विग कहेंगे। और ये पूरी कैंडल है, इसकी प्राइस है। तो इसमें क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से जो है ओपन हुई है, यहाँ से प्राइस ओपन हुई थी और फिर डाउन गई प्राइस, और ये वेग क्रिएट किया। फिर यहाँ से जब ये ऊपर गई तो ऊपर जाती गई और फिर इतनी इसने हाई लगाई और फिर नीचे आके यहाँ पे क्लोज हो गई। तो ये जब वाइट कैंडल होगी तो इसकी ओपन ये होगी और क्लोजिंग ये होगी। इसी तरीके से जो ब्लैक कैंडल बनेगी, अगर आपने कलर नहीं लिया हुआ तो ब्लैक कैंडल का मतलब है प्राइस ड्रॉप हुई।
तो यहाँ से ओपन हुई प्राइस इतनी हाई गई है, ठीक है, ये विक्स, ये इसकी विक्स है, और फिर ये नीचे इसने इतनी लो गई और फिर यहाँ पर क्लोज हो गई, तो ये सेल की हो गई और ये बाय की कैंडल हो गई। इसको बुलिश कैंडल भी कहते हैं और इसको बियरिश कैंडल भी कहते हैं। तो बाय की कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं और सेल की कैंडल को बियरिश कैंडल कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चार्ट होता है जो कि लाइन चार्ट होता है। अच्छा, लाइन चार्ट में क्या होती है, ओपन प्राइस होती है और क्लोज प्राइस होती है, ये लाइन बता रहा होता है। अच्छा, इसमें इसका ड्रॉबैक क्या है, इस चार्ट को क्यों हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, उसमें ये होता है कि इसमें ये नहीं पता चलता कि प्राइस कितनी लो गई थी या कितनी हाई गई थी। जैसे कि पहले कैंडल स्टिक या बार चार्ट में पता चल रहा था कि यार आज प्राइस कितनी ऊपर गई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ ओपन और क्लोज प्राइस ही आती है। अब ये प्राइस यहाँ से ओपन हुई थी, यहाँ पे क्लोज हो गई, और फिर ये उसमें कलर भी कोई नहीं होते, तो ये एक ही तरीके से चल रही होती है। और उसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि विक्स का नहीं पता चल रहा था, आपको नहीं पता होता कि प्राइस कितनी हाई गई थी या कितनी लो गई थी, क्योंकि जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो हाई और लो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है कि प्राइस कितनी दफ़ा लास्ट टाइम हाई गई थी या कितनी लो गई थी, उसके हिसाब से भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो इसी तरीके से ये लाइन चार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर ये ज़्यादा पॉपुलर इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है कैंडल स्टिक चार्ट है। अच्छा, अब आ गई बिड एंड आस्क प्राइस, ऑफर प्राइस। बिड या ऑफर प्राइस क्या है और आस्क प्राइस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बिड प्राइस क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा आपके पास ऑफर हाई है, ब्रोकर आपके बिहाफ पे ख़रीदने के लिए तैयार होता है, उसे बिड प्राइस कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे जो हाई आएगी उसको बिड कहेंगे, जो सबसे लोएस्ट होती है वो आस्क प्राइस होती है। जब आप बाय कर रहे होंगे तो आपको सबसे महंगी प्राइस मिल रही होगी, लेकिन जब आप सेल कर रहे होंगे कोई चीज़, तो आपको सबसे लोएस्ट प्राइस मिल रही होगी, उस पे आप चीज़ सेल कर रहे होगे। MT5 प्लॉट द प्राइस चार्ट विद बिड प्राइस। ठीक है, MT5 बिड के हिसाब से, बिड प्राइस के हिसाब से चार्ट बना, जो हाँ, जो चार्ट बन रहा होता है आपका, वो बिड प्राइस के हिसाब से चार्ट की कैंडल्स बन रही होती हैं। इसका ये मतलब है कि जब आप कैंडल्स देख रहे होंगे तो वो बिड प्राइस जो आ रही होगी ना, जो हाई वाली प्राइस आ रही होती है, उसके हिसाब से चार्ट की कैंडल्स बन रही होती हैं। आस्क प्राइस के हिसाब से कैंडल्स नहीं बन रही होती। अच्छा, लॉट साइज। लॉट साइज क्या होती है, जब आप लगाएंगे ना, ट्रेड लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि जब आप 0.01 की लॉट लगाएंगे, इसका मतलब होगा कि 10, ये मिनी माइक्रो लॉट कहलाती है, इसका मतलब होगा 10 सेंट्स। क्या, जब आप एक माइक्रो लॉट लगाएंगे तो 10 सेंट्स का फ़र्क पड़ रहा होगा आपकी ट्रेड के ऊपर, कि अगर प्राइस $1 मूव करती है तो आपकी ट्रेड के ऊपर सिर्फ 10 सेंट्स का इम्पैक्ट आ रहा होगा, प्लस या माइनस का। ज़्यादातर जो लॉट यूज़ हो रही होती है वो मिनी लॉट यूज़ हो रही होती है, छोटे छोटे ट्रेडर्स के लिए, और बड़े ट्रेडर्स जो है वन स्टैंडर्ड लॉट भी यूज़ कर रहे होते हैं। अब मिनी लॉट का क्या मतलब है, अच्छा, ये डिफरेंट ब्रोकर्स के ना प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लॉट साइज़ क्या यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग अपने हिसाब से भी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है ना वो ऐसा ही है कि 0.1 की जो लॉट है, उसका मतलब होता है कि $1 की मूवमेंट आएगी। ठीक है, लेकिन फिर अगेन करेंसी के ऊपर, उस पेयर के ऊपर और ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, लॉट साइज कैलकुलेट करने का नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि डेसिमल पॉइंट को डिवाइड करेंगे करेंसी एक्सचेंज रेट से, मल्टीप्लाई 1 लाख से करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड लॉट साइज आ जाएगा। ये किसी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप उसको खोल के उसकी आइटम की स्पेसिफिकेशन में जाके लॉट साइज देख सकते हैं। ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं, कि मार्केट ऑर्डर होता है। मार्केट ऑर्डर क्या होगा कि इस मार्केट ऑर्डर में क्या होगा कि जो भी प्राइस चल रही है, आप अगर बाय या सेल करना चाहते हो, तो आप जस्ट बाय और सेल के जो बटन्स आ रहे थे ना प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हमने दिखाया था, तो आप जो भी क्लिक करोगे, मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब है, जो भी करंट प्राइस चल रही होगी उस पर मार्केट आपको ऑर्डर उठा लेगा। पेंडिंग ऑर्डर का ये मतलब है कि अगर मार्केट में प्राइस इस वक्त $3,000 की चल रही है, लेकिन मैं $3,000 पे नहीं खरीदना चाहता, मैं चाहता हूँ कि यार जब मार्केट 3010 पे जाए तब मेरा सेल का ऑर्डर वो 3010 से एक्टिवेट करे और फिर नीचे उठाए। तो फिर क्या करूँगा, इस सिनेरियो में मैं पेंडिंग ऑर्डर डाल दूँगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा सेल का बाय का ऑर्डर भी डल सकता है कि जब मार्केट 3000 पे चल रही है और 2090 पे आए, 990 पे आए, तो तब मेरा ऑर्डर बाय के लिए उठाए, तो मैं उस सिनेरियो में पेंडिंग ऑर्डर डालूँगा। अच्छा, बाय स्टॉप। अब बाय लिमिट क्या होती है, बाय स्टॉप ये होगा
कि अब मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में प्राइस चल रही है 3000 की, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट अगर 3010 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो फिर ये मेरा ऑर्डर उठाए। तो उस सिनेरियो में क्या करूँगा कि मैं बाय स्टॉप लगाऊंगा कि यहाँ से ऑर्डर मैं पेंडिंग ऑर्डर डालूंगा कि जब मार्केट एक सर्टेन लेवल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अब बाय स्टॉप को समझने के लिए हम एक चार्ट लगाते हैं, लाइन लगाते हैं कि प्राइस चल रही है 3000 की। जब ये प्राइस यहाँ से ब्रेक करके 3000 को ब्रेक करे और 3010 पर आ जाए तो उस पॉइंट पे मेरा ऑर्डर एक्टिवेट हो, और मेरा अंदाज़ा ये है कि 10 पे आने के बाद फिर ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा कहीं 3009 या 3008 के पास इसकी रेजिस्टेंस है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले ये ब्रेक करे, उसके बाद रेजिस्टेंस अगर ब्रेक कर दी तो फिर मेरा ख्याल है कि ऊपर जाए। तो उस सिनेरियो में मैं बाय स्टॉप लगा दूंगा। तो ये इसमें क्या होगा, अभी करंट प्राइस 3000 चल रही है लेकिन 3000 पे मेरा ऑर्डर नहीं लगेगा। मेरा ऑर्डर तब लगेगा जब प्राइस 3010 में लगेगी और ये ऊपर की तरफ जाएगा ये ऑर्डर। इसी तरीके से सेल स्टॉप भी यही है, वाइस वर्सा है। अब सेल स्टॉप की एग्जांपल में क्या होगा कि अब मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस इधर चल रही है, इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब प्राइस चल रही है 3000 पे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब ये प्राइस नीचे आए, मेरा ये ख्याल है कि जब ये प्राइस 2090 तक आएगी तो तब तब इसका सपोर्ट टूटेगा और ये फिर नीचे जाएगी। तो सपोर्ट लाइन इससे ऊपर चल रही होगी, ये ब्रेक करेगी तो फिर नीचे जाएगी। तो मैं सेल स्टॉप में क्या करूंगा कि मैं बोलूंगा यार जब ये प्राइस 2990 पे आए तो तब मेरा ऑर्डर पिक हो, उससे पहले पिक ना हो। इस सिनेरियो में क्या होगा कि फिर प्राइस यहाँ से होगी। अच्छा, अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप तो समझ में आ गया। अब हम बाय लिमिट और सेल लिमिट को समझते हैं। बाय लिमिट क्या है कि प्राइस चल रहा है 3000 के ऊपर, ठीक है, और आप लगाना चाहते हो बाय लिमिट। तो बाय लिमिट हमेशा वैल्यू से नीचे लगेगा। तो जब प्राइस नीचे आए 2990 पे आए तो मेरा ऑर्डर पिक कर ले, तो ये हो जाएगी बाय लिमिट। और इसी तरीके से सेल लिमिट में क्या होगा, जब प्राइस ऊपर जाएगी 3010 पे तो मेरा ऑर्डर पिक कर ले। तो जब वो 3010 से सेल लिमिट से ऑर्डर पिक करेगा यहाँ से और नीचे आएगी प्राइस तो आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। ऑर्डर्स टाइप को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ट्रेड करते वक्त मतलब इन चीज़ों की नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेड उसके हिसाब से लगती है। एग्जिट ऑर्डर क्या है कि एक तो तरीका ये, जो भी ट्रेड चल रही होगी आपने क्रॉस पे जाके क्लिक करेंगे और ट्रेड बंद हो जाएगी। लेकिन दूसरे तरीके क्या हैं जो सबके स्मार्ट तरीके हैं जिसमें पैसा बनेगा, वो ये है कि जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे तो उसमें एक स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा कि आपने जो भी ट्रेड लगाई है, लेट सपोज 3000 रुपये से आपने सेल, आपका जहन में था कि यार मार्केट यहाँ से ड्रॉप होगी तो आपने 3000 से सेल की, लेकिन वो आपकी फेवर में नहीं जाती, मार्केट वहाँ से और ऊपर जाना शुरू हो जाती है, 3002 3005 तक चली जाती है। तो आपने क्या किया, अगर तो 3005 तक जाएगी और वो क्रॉस कर देगी तो फिर इंडिकेशन होगी कि यार मार्केट फिर तो बहुत ऊपर जाएगी। 3000 से मेरा ऑर्डर पिक करे, लेकिन अगर प्राइस 3005 तक जाती है तो मेरा ऑर्डर बंद कर दे। ठीक है, ये ओद और ज़रा गलत बन गया, ये ज़ीरो ही है। ठीक है, 3005 पे आप स्टॉप लॉस लगा दोगे तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से उठेगी। अगर तो यहाँ से ऑर्डर पिक किया 3005 तक गया तो आपका ऑर्डर $5 के लॉस पे बंद हो जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ $5 का लॉस होगा। और अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर नुकसान बढ़ता जाएगा। तो इसी तरीके से टेक प्रॉफिट भी है कि आपने 2090 पे लगाया हुआ था प्रॉफिट, यार जब प्राइस नीचे आएगी तो मेरा ऑर्डर टेक प्रॉफिट खुद ही बंद कर दे। तो टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जब भी ट्रेड लगाएं, ये टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओपन आप करके कभी भी ट्रेड नहीं ना कीजिएगा। तो आपने करना क्या है, अब एक्सरसाइज क्या है कि आपने पहले डेमो पे अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपने उस प्लेटफॉर्म को इंस्टॉल करना है। जब आपका प्लेटफॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा तो उसमें आपने डिफरेंट प्राइस चार्ट्स को जाके देखना है। प्राइस चार्ट्स को देखें, कलर थीम और उसकी जो कॉम्बिनेशंस हैं वो देखें आप, कि चेंज करके देखें। और ये सब आपने प्रैक्टिकल करना है। आस्क प्राइस क्या होती है, स्प्रेड क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट करके ऐड लगा, आपने जो पेंडिंग ऑर्डर छोड़ने हैं या डायरेक्ट ऑर्डर लगाने हैं, ये सारी प्रैक्टिस आपने करनी है। चेक प्राइस फॉर्मेशन कैसे बन रही है, टाइम फ्रेम्स में कितने कितने टाइम फ्रेम्स में क्या क्या बन रही है, ये सब चीज़ें आपने इसको एक एक्सरसाइज के तौर पे देखना है। और जो भी सवालात हों आपने मुझे मैसेज करने हैं कि यार हमारे ये जो है हमारे ये सवालात हैं, क्वेरीज हैं, तो फिर वो इंशाल्लाह हम आपकी रिजॉल्व करेंगे।
थैंक यू सो मच। आज की हम इसको चैप्टर को क्लोज़ करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर फिर से मुलाकात होती है।